स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का भूगोल तीसरा चैप्टर चल रहा है। तीसरा चैप्टर में एक पार्ट पढ़ाए हैं जिसमें खनिज क्या होता है, खनिज के बारे में पूरा अध्ययन किए। आज पढ़ेंगे शक्ति, ऊर्जा, है ना। खनिज खत्म हो गया था, कहाँ तक हुआ था देखिए, ये सब हो गया था। खनिज का उपयोग हो गया था, संरक्षण हो गया था, स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा पढ़ रहे थे, ठीक है। शक्ति संसाधन में ऊर्जा का दो तरह का स्रोत बताए थे, एक परंपरागत स्रोत और एक गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है। तो यही परंपरागत स्रोत से आज के पार्ट में समझेंगे, ठीक है। पिछला पार्ट ना देखो हो तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा, हर क्लास हर सब्जेक्ट का, ठीक। चलिए देखते हैं परंपरागत स्रोत। लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं ऊर्जा के स्रोत ही परंपरागत स्रोत है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ईंधन, लकड़ी और जीवाश्म ईंधन। तो परंपरागत स्रोत कहते हैं लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे ऊर्जा का स्रोत। ऐसा ऊर्जा का स्रोत जो बहुत लंबे समय से और सामान्य कामों के लिए किया जा रहा हो, जैसे ईंधन का उपयोग बहुत लंबे समय से हो रहा है। ऐसे थोड़ी है कि आजकल हो रहा है, आजकल तो अब ख़त्म हो गया ईंधन, लकड़ी का उपयोग बहुत पहले से लकड़ी का उपयोग हो रहा है, अभी भी होता है लेकिन अब तो ख़त्म हो जा रहा है ना। तो ये क्या है, बहुत समय पहले से उपयोग होता हुआ आया है, तो ये परंपरागत स्रोत है। इस तरह जीवाश्म ईंधन में कोयला सब हो गया है ना, बहुत पहले से होता आ रहा है। ग्रामीण भारत के 50% से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति लकड़ी जलावन से होती है, और ग्रामीण भारत में, गांव में भारत में 50% से ज़्यादा ऊर्जा लकड़ी जला के प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग खाना पकाने, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप में होता है। तो प्रयोग तो समझ में आता है, ये खाना पकाने, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगलों की अधिकता के कारण आज भी लकड़ी का उपयोग घरेलू क्षेत्र में किया जाता है। तो झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी, जंगल की अधिकता है, जंगल बहुत ज़्यादा है झारखंड, इसलिए आज भी यहाँ पे घरेलू कामों में, घरेलू क्षेत्रों में लकड़ी का उपयोग करते हैं। हम लोग खुद लकड़ी को ही जलाते हैं ज़्यादातर, है ना। गैस भी, हीटर भी, सब कुछ, लेकिन लकड़ी भी उपयोग होता है। वो कभी कभी इमरजेंसी में गैस जलाते, नहीं तो लकड़ी है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सब परंपरा। पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबे रहे, ताप एवं दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन में परिवर्तन हो गए। जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं बाबू? तो जंतु और पौधों के अवशेष जो लाखों वर्ष तक पृथ्वी के अंदर दबे रहे, उसमें क्या होगा, दबाव और ताप के कारण जीवाश्म ईंधन के रूप में वो बदल गया, ईंधन बन गया, उसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इन खनिजों का भंडार सीमित है, और इसका भंडार जो है सीमित है, यानी खत्म हो सकती है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है, उस दर से निर्माण नहीं हो रहा है, और जितना ज़्यादा प्रयोग हो रहा है उतना ज़्यादा इस चीज़ का निर्माण नहीं हो रहा है, इसलिए ख़त्म होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले खनिज है, ठीक है। चलिए, ये नक्शा क्या चीज़ दिखा रहा है, कोयला एवं खनिज तेल का वितरण दिखा रहा है, कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो नक्शा देख लीजिएगा। कोयला में आते हैं जीवाश्म ईंधन, कोयला जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन का कोयला समझते हैं क्या है। कोयला को उद्योग की जननी कहा गया है, उद्योग की जननी, यानी जो भी फैक्ट्री सब है उसका जननी माना गया है कोयला को। 5 दशक पूर्व विश्व के कुल औद्योगिक ऊर्जा का 90% कोयले से ही प्राप्त होता था, और 5 दशक माने 50 साल पहले तक जितना भी ऊर्जा, औद्योगिक ऊर्जा था, उसमें 90% कोयला ही का उपयोग होता था। अब तो अलग अलग ऊर्जा का स्रोत आ गया है ना। वर्तमान समय में भी लगभग 40% औद्योगिक शक्ति कोयले से ही प्राप्त होती है, अभी भी 40%। पहले कितना, 90% था, अब 40% है। कोयला अवसादी चट्टान में पाए जाने वाले ठोस आकार विहीन भूरे रंग का पदार्थ है, जिसकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व वन क्षेत्रों के दबने एवं कार्बनिक प्रक्रियाओं द्वारा हुआ है। तो पेड़ पौधों के दबने से कोयले का निर्माण हुआ है, कोयला बना है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला भी 4 प्रकार का होता है। एक होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स,
लिग्नाइट एवं पीट। एंथ्रासाइट उच्च किस्म का कोयला होता है। तो कोयला का भी 4 भाग रूप होता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी है। सबसे ज़्यादा उत्पादन इन देशों में होता है कोयला का। भारत में कुल कोयला का 98% गोंडवाना कोयला पाया जाता है। जितना भारत में कोयला पाया जाता है उसमें 58% गोंडवाना कोयला है। ठीक है, कोयला का प्रकार देखे थे ना, उसमें गोंडवाना कोयला भी एक प्रकार है, वो पाया जाता है। कोयला उत्पादक क्षेत्र पश्चिम बंगाल के रानीगंज तथा झारखंड में झरिया, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह प्रमुख है। तमिलनाडु के न्यूवेली में निगलाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। तो ये कोयला का इतिहास है। कोयला उत्पादन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में रानीगंज, झारखंड में झरिया, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह ये सब मुख्य स्थान है। और तमिलनाडु में जो कोयला पाया जाता है लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है ना। अब देखिए झारखंड में कोयला को और विस्तार से समझते हैं। झारखंड में कोयला, झारखंड भारत के छत्तीसगढ़ के बाद दूसरा बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है भारत में, और उसके बाद दूसरा है झारखंड। यहाँ बिटुमिन्स किस्म का कोयला दामोदर नदी घाटी से संचित है। कोयला का प्रमुख उत्पादक जिला धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, लातेहार तथा पलामू है। प्रमुख खनन केंद्र झरिया, उत्तरी कर्णपुरा, दक्षिणी कर्णपुरा, बंकारा, बोकारो, हुटार आदि है। झारखंड के पहली बार कोयला का उत्खनन 1894 ईस्वी में झरिया धनबाद में प्रारंभ हुआ। सबसे पहले झरिया धनबाद में इसका खनन हुआ था। इससे पूर्व ही 1774 ईस्वी में भारत में पहली बार कोयला का उत्खनन रानीगंज पश्चिम बंगाल में हो चुका था। तो सबसे पहले, इससे पहले कहाँ पे, बंगाल में, भारत में कोयला का खनन 1774 में हुआ था बंगाल में, है ना। उसके बाद 1894 में झारखंड के धनबाद में जिला में हुआ। हमारे राज्य में कोयला खनन केंद्रों में भूसंखलन तथा आग लगने की घटना हमेशा घटती रहती है। तो भूसंखलन यानी जमीन धंस जाता है, आग लग जाता है, ये घटना झारखंड में हमेशा होती रहती है। झरिया कोयला क्षेत्र में 1816 ईस्वी में ही आग लगी हुई है। इसमें ये जो कोयला क्षेत्र झरिया उसमें 1816 से ही आग लगी हुई अभी तक है, जिस पर आज तक काबू नहीं पाया जा सका है। 1916 से आज तक मतलब 1000 साल लगभग से पार हो गया। 100 साल, 1000 बोलते, 100 साल पार हो गया। 1920 2000 चल रहा है, 100 साल पार हो गया, लेकिन उस पर काबू नहीं पाया गया है। भूसंखलन के कारण राज्य में अनेक घटनाएं घटने से अनेकों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जैसे 2016 में ललमटिया तथा 2006 में भाटडीह खनन केंद्रों में सैकड़ों लोगों का मृत्यु खनन दुर्घटना से हुई थी, दबने से। तो कोयला हुआ। अब देखिए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ऊर्जा के समस्त स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह कोयला की अपेक्षा अधिक ऊष्मा देने वाला एक हल्का पदार्थ है। आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र पेट्रोलियम के बिना अपने अस्तित्व की को कायम नहीं रख सकता। पेट्रोलियम औषधि शैलों के छिद्रों से प्राप्त होता है। यह शैलों के परतों के मध्य पाया जाता है। इसका वेधन अघट्य समुद्री क्षेत्र एवं स्थल पर स्थित तेल खनन केंद्रों से किया जाता है। इसके पश्चात इसे परिष्करण शाला भेजा जाता है, जहां अप्रकृत पेट्रोलियम से विभिन्न उत्पादन जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादन को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत मूल्यवान है। तो इससे जो बनता है या पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। काला सोना याद रखिएगा, पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, काला सोना किसको कहेंगे, तो पेट्रोलियम को, ठीक है। और ये जो पेट्रोलियम है इसमें ऐसा नहीं कि खाली पेट्रोल को, बहुत कुछ सोचता है पेट्रोलियम माने पेट्रोल का, ना, उसमें बहुत सारा चीज़ रहता है। वो इस पेट्रोलियम से ही निकलता है। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक, ये सारा चीज़ वहीं से मिलता है ना। उसी को छांट का अलग किया जाता है। पेट्रोल भी वहीं है, डीजल भी वहीं है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, नाइजीरिया, लीबिया, इंडोनेशिया, वेनेजुएला आदि है। तो ये सब देश जो है मुख्य उत्पादक देश है पेट्रोलियम। भारत के मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में दिग्बोई, बॉम्बे हाई, गुजरात में खंभात की खाड़ी,
एवं पूर्वी तट पर कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टाई प्रदेश है। भारत में भी पेट्रोल का उत्पादन इन क्षेत्रों में होता है। मुंबई हाई अरब सागर में स्थित है। वर्तमान समय में यह भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक केंद्र है। मुंबई हाई, यह मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर की दूरी पर है। अब गैस बात करते हैं। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ मिलता है। पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस भी निकलता है। यह हाइड्रोकार्बन तत्वों का मिश्रण होता है। कोयला तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा इसका उत्पादन आसान और कम खर्चीला है। यह पूर्णतः ज्वलनशील और कालिख रहित होता है। इसका प्रयोग वाणिज्य एवं घरेलू ईंधन के रूप में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, नीदरलैंड, उज्बेकिस्तान प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश है। ठीक है, कौन कौन? अमेरिका, रूस, यूके, नीदरलैंड, उज्बेकिस्तान, ये सारा देश प्राकृतिक गैस इसमें ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का ये कुछ चार्ट बना हुआ, इसको समझिए। कोयला लाभ है, आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, लाभ है, लाभदायक है। हानि भी इसका है, वायु प्रदूषण करते को बढ़ावा देता है। ठीक है, विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त है तो फायदा है, लेकिन परिवहन कठिन है इसका, तो ये नुकसान भी है। ढो जाके ले जाना बहुत मुश्किल है, बहुत भारी रहता है। ठीक है, परिवहन में दिक्कत होता है। जानने योग्य बातें। विश्व का प्रथम तेल कुआं 1859 ईस्वी में पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में खोदा गया था। तेल का कुआं सबसे पहले। खनिज तेल का लाभ और हानि देख लेते हैं। खनिज तेल से क्या लाभ है? सुलभता पूर्वक टैंकर से परिवहन योग्य। तो लाभ इसका है कि टैंकर से आराम से इधर से एक देश से दूसरे देश भी ले जा सकते हैं तेल को, खनिज तेल को, पेट्रोल, डीजल, सबको। वायु प्रदूषण की समस्या को बढ़ावा देता है, लेकिन हानि है इसका। पेट्रोल रसायन उद्योग के लिए अत्यंत उपयोगी है। अम्ल वर्षा की संभावना को बढ़ाता है। तो हानि भी है। हर चीज़ का देखिए, हर सिक्के का दो पहलू होता है। इसी तरह हर चीज़ का कुछ ना कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान है ना। कोई ऐसा चीज़ नहीं जिसका कि खाली फायदे रहेगा या खाली नुकसान। हर चीज़ को का देखा जाए तो फायदा नुकसान दोनों है। प्राकृतिक गैस का भी फायदा है क्या कि सुलभता से परिवहन आराम से इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन वायु प्रदूषण करता है। तेल से सस्ता है ये, लेकिन अम्ल वर्षा की कर सकता है, ये कहानी है। तेल को एवं कोयले से ज़्यादा साफ ऊर्जा स्रोत है, लेकिन ये संभावना अम्ल वर्षा बढ़ाता है। तो ये हानि भी है, फायदा भी है। ये सब चीज़ों को यहाँ समझाया गया है। जल विद्युत से भी फायदा नुकसान दोनों है। प्रदूषण नहीं होता है, इससे फायदा है। ये स्थापित करने में बहुत खर्चा होता है तो नुकसान है। आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन इससे पानी का जमाव का खतरा रहता है। सस्ता होता है, सिंचाई और मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देता है, लेकिन स्थानीय लोगों का विस्थापन हो जाता है। जहाँ पे वो डैम बड़ा डैम बन जाता है तो आसपास के लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है, हटाना पड़ता है, विस्थापित करना पड़ता है। तो ये सब नुकसान भी है। जानने योग्य बात, भारत में प्रथम तेल का कुआं 1980 ईस्वी में असम के डिगबोई में खोदा गया था। चलिए ये देखिए तिलैया डैम, झुमरी तिलैया, पनबिजली का उत्पादन, तिलैया डैम। आगे देखिए, भारत में राजस्थान के जैसलमेर एवं बाड़मेर, आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी बेसिन, गुजरात में खंभात की खाड़ी, त्रिपुरा और मुंबई के तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। भारत में इसका उपयोग मुख्य रूप से घरेलू ईंधन तथा विद्युत उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में जीवाश्म ईंधन के उपयोग की तीव्र वृद्धि दर ने इसे समाप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। और अभी तक जितना भी ईंधन पड़े, जीवाश्म ईंधन, इन सभी को वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जिससे कि ये समाप्ति के कगार पर पहुंच गया है। इन ईंधनों के जलने से विषैली प्रदूषण भी चिंता के विषय है। यह जरूरी है कि हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोत के दोहन की ओर बढ़ाया जाए, जो जीवाश्म ईंधन की स्वच्छतर विकल्प है। तो हमें ये जो जीवाश्म ईंधन है इसको कम से कम उपयोग करना चाहिए और उसके जगह में कुछ वैकल्पिक विधि अपनानी चाहिए, कुछ दूसरा विकल्प अपनाने की प्रयास करने चाहिए, है ना। क्योंकि ये ख़त्म एक बार हो जाएगा तो फिर दोबारा नहीं मिल सकता। ठीक है, एक बार ख़त्म तो कहानी ख़त्म, तेल ख़त्म, खेल ख़त्म। जल विद्युत, अब देखिए ये गैर परंपरागत स्रोत में आते देखिए। झारखंड में जल विद्युत का क्या स्थिति है? झारखंड में जल विद्युत उत्पादन प्रारंभ में दामोदर घाटी नदी घाटी निगम DVC परियोजना
की स्थापना से हुई। इस परियोजना का निर्माण 1948 ईस्वी में किया गया है। इसके अंतर्गत मैथन, चंते, तिलैया आदि स्थानों पर जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में स्वर्णरेखा परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना से भी जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है, किया जा रहा है। जल विद्युत वर्तमान समय में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। जल विद्युत क्या है? ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत। बहती हुई जल की गति से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रक्रिया में टरबाइन के घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा कहलाता है। तो जल विद्युत ऊर्जा किसको कहते हैं? तो बहती हुई जल की गति से की जाती है। इसमें क्या होता है? टरबाइन घूमता है, टरबाइन घुमाए। इस प्रक्रिया में टरबाइन में घूमती हुई ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाती है। जनरेटर रहता है और टरबाइन घूमता है, जनरेटर उधर घूमता है, उससे बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बचता है उसका उपयोग कृषि में भी किया जाता है। विश्व की कुल ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत के उत्पन्न से हो रहा है, जल विद्युत से उत्पन्न हो रहा है। तो 1/4 ऊर्जा जो है विश्व का, वो जल विद्युत से ही इसका भरपाई हो रहा है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश चीन, कनाडा, यूएसए, भारत, जापान, नॉर्वे आदि है ना। तो सबसे जब बड़ा उत्पादक देश ये सब है। विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र 1878 ईस्वी में ब्रिटेन में स्थापित किया गया था। विश्व में जल विद्युत की सर्वाधिक स्थापित क्षमता चीन में है, सबसे बड़ा चीन में है। नदी पर स्थापित किया गया भारत का स्थान विश्व में 7वां है ना। भारत के प्रथम जल विद्युत केंद्र कर्नाटक में साबरमती नदी पर स्थापित किया गया था। भारत के कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना है। अब देखते हैं गैर परंपरागत स्रोत। तो ये परंपरागत स्रोत जो परंपरा से चलते आ रहा है। अब गैर परंपरागत स्रोत देखते हैं कि मतलब नया क्या क्या तकनीक विकसित हुआ ऊर्जा के लिए। पृथ्वी पर जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत सीमित है, खत्म होने वाला है। वर्तमान में इसका अनियोजित उपयोग एवं दोहन हो रहा है। इसी दर पर उपभोग होता रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में जीवाश्म ईंधन के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से पर्यावरण में प्रदूषण भी हो रहा है। तो जितना तेजी से अभी उपयोग हो रहा है जीवाश्म ईंधन का, ऐसा उपयोग होते रहे तो बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा। तो ये खत्म हो रहा है उसका चिंता तो अलग, और उसके साथ साथ जीवाश्म ईंधन का प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण होता है, धुआं निकलता है, गैस, हानिकारक गैस निकलता है, तो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। ये एक अलग समस्या है। इन समस्याओं का समाधान ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के खोज के द्वारा की जा सकती है। इसलिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा के नवीकरणीय एवं प्रदूषण मुक्त है, जो कि नवीकरण और प्रदूषण मुक्त है, उसका उपयोग करना चाहिए। प्रदूषण मुक्त मतलब क्या है कि प्रदूषण भी नहीं होगा, नवीकरण माने इसको बार बार पा सकते हैं, खत्म होने वाला चीज़ ये नहीं है। जैसे सौर ऊर्जा से सूरज का भी खत्म थोड़ी हुआ, सूरज खत्म तो दुनिया खत्म हो जाएगी। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है, करते हैं, रोज दिन देखते हैं सूरज। सौर ऊर्जा विश्व के सभी क्षेत्रों में उत्पन्न नहीं हो सकता, किंतु अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया एवं पश्चिमी एशिया में के देशों में पर्याप्त मात्रा में सूर्य की किरणें उपलब्ध रहती है। अतः इन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उत्पादन की असीम संभावना है। वर्तमान समय में कुल ऊर्जा खपत का लगभग 2% सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो सौर ऊर्जा देखिए, सौर ऊर्जा सूरज भी मत सोचिएगा हर जगह मिल जाएगा जैसा हम लोग को मिलता है। पूरी तरह से सूर्य का किरण हर किसी के नसीब में नहीं है ना। ये सिर्फ अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी एशिया के देशों में ही पर्याप्त मात्रा में ये कि सूर्य का किरण मिलता है जिससे कि वो ऊर्जा बना सके। तो उस ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, है ना, जिसमें कि अभी 2% मात्र हो रहा है इसका उपयोग। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग को बढ़ावा देनी चाहिए। भारत में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ये सब राजस्थान के बाडला, आंध्र प्रदेश के कुरनूल, गुजरात के चारंका तथा महाराष्ट्र के संकरी में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए गए हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर कुकर, सौर तापक, सोलर ड्रायर, सोलर लाइट, यातायात संकेतों में भी किया जाता है या होता है। अब देखते हैं पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा समझ में आया, सौर से प्राप्त ऊर्जा, सौर ऊर्जा, उसका उपयोग
सोलर सेल सुने होंगे है ना, सोलर पैनल, सोलर बैटरी, सोलर कुकर भी आ गया है आजकल, है ना, भात बनाने के लिए। ये इसका पैनल रहता है ऊपर लगा हुआ, इससे फिर बैटरी में जाता है, बैटरी चार्ज होता है, फिर जो भी चीज़ बल्ब जलाना चाहे या कुछ भी करना चाहे तो कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा देखिए ये टरबाइन लगा हुआ बड़ा बड़ा, टरबाइन नहीं, इसको पवन चक्की कहेंगे, टरबाइन तो पानी वाला कहेंगे, है ना। पवन ऊर्जा का एक लक्ष्य एक अक्षय अथवा अनवीनकरणीय स्रोत है। जिन स्रोतों में पवन प्रबल एवं लगातार चलती रहती है, पवन चक्की लगाकर ऊर्जा उत्पादित किया जाता है। ऐसी आदर्श स्थिति मरुस्थल या समुद्र तटीय क्षेत्रों की में मुख्य रूप से पाई जाती है। पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन आदि देशों को पवन फार्म पाए जाते हैं। यहाँ पर पवन फार्म ज़्यादा पाया जाता है, जो पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उल्लेखनीय है। वर्तमान में चीन विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश है। हर चीज़ में चीन में बड़ा है बाबू। पवन ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा है। भारत में तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान पवन ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नीचे की तालिका में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत और उसके लाभ हानि दिखाया गया है। तो अब इसका लाभ और हानि देखते हैं। गैर परंपरागत स्रोत जो है उसका ज्वारी ऊर्जा, जैसे कि ज्वारी ऊर्जा, इसका लाभ है कि प्रदूषण मुक्त है, कभी समाप्त नहीं होगा। हानि क्या है कि पैदा करना बड़ा कठिन होता है और वन जीव के लिए घातक होता है, नुकसानदायक है। सौर ऊर्जा का लाभ है कि प्रदूषण नहीं होता है, अनवर्त उपलब्ध माने हमेशा उपलब्ध रहेगा। लेकिन हानि क्या है कि महंगा और खर्चीला बहुत है और स्रोत का विस्तार करने के लिए ऊर्जा की बर्बादी बहुत है इसमें। हाँ, परमाणु ऊर्जा का देखते हैं तो परमाणु ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा को उत्पादन करता है, तो अच्छा है। लेकिन रेडियो एक्टिव अपशिष्ट को उत्पन्न करता है। रेडियो एक्टिव रिसाव का खतरा बना रहता है, जिससे जान माल की हानि हो सकती है, इंसान मृत्यु हो जाता है उससे दम घुट के। बायोगैस का लाभ है कि आसानी से उपलब्ध है, स्थापित करना सस्ता है, जैव व्यर्थ पदार्थों का आसानी से उपयोग, बायोगैस का उत्पादन आसान होता है। तो ये सब फायदा है बायोगैस का। लेकिन हानि यह है कि हरित गृह प्रभाव को बढ़ावा देता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देता है। पवन ऊर्जा का क्या लाभ है बाबू, तो प्रदूषण से मुक्त है, सुरक्षित और स्वच्छ होता है, स्थापित होने के पश्चात विद्युत उत्पन्न आसान है स्थापित होने के बाद। लेकिन हानि यह है कि स्थापित करना बड़ा कठिन है, इसको बनाना ही बड़ा कठिन है, इसको प्लांट लगाना ही कठिन है। ध्वनि प्रदूषण को ये बढ़ावा देता है, घर घर है ना। पक्षियों और वायुमंडल के लिए हानिकारक है। रेडियो एवं दूरदर्शी के लिए प्रसार संकेतों का व्यवधान, ये हानि है, नुकसान हर चीज़ का है ना। लाभ देखिए, भूतापीय ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त है, पर्यावरण के अनुकूल है, आसानी से उपलब्ध है। लेकिन हानिकारक है कि साधारणतः शहर से दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वाहन यानी कि विद्युत को गांव तक, घरों तक, शहर तक पहुंचाना काफ़ी खर्चीला हो जाता है, क्योंकि ये खुले जगहों पे इसको लगाया जा सकता है, बाहर गांव शहर से बाहर। अब देखिए परमाणु ऊर्जा, बहुत लंबा व्यू है रे भाई, चलिए जल्दी जल्दी ऊर्जा को समझते। परमाणु ऊर्जा क्या है? परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अणु के नाभिक में निहित होती है। इस संसार में कुछ ऐसे धातु जिसके नाभिक में असीम शक्ति छिपी रहती है, जैसे यूरेनियम और थोरियम। इन पदार्थों के विखंडन से नाभिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिक के रिएक्टर में टरबाइन की मदद से विद्युत में बदला जाता है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि भी है। भारत में राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम की विशाल निक्षेप है। राजस्थान में पूर्वी सिंहभूम स्थित जादूगोड़ा में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। तो जादूगोड़ा में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। इसी यूरेनियम से बिजली बनाया जाता है, परमाणु बिजली घर, और इसी से आइटम बम, परमाणु बम भी बनता है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा से तारापुर में है, गुजरात में, देख लीजिएगा, बहुत हेवी उसमें ऊर्जा निकलता है ना। आइटम बम जान रहे कितना खतरनाक होता है। यूरेथियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। इस कारण भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास की असीम संभावना है। तो भारत में झारखंड में भी, केरल में भी पाया जा रहा है, राजस्थान में भी पाया जाता है यूरेनियम। तो इसीलिए भारत में परमाणु ऊर्जा का जो है असीम संभावना, बहुत ज़्यादा संभावना है इसका विकास का, है ना। वर्तमान में यह भारत का 5वीं सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है।
भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम एवं कुडनकुलम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट रातौ भाटा, उत्तर प्रदेश में नरौरा, कर्नाटक के कैगा और गुजरात के काकरापारा में स्थित है, स्थापित है। अब भूतापीय ऊर्जा क्या होता है बाबू? भूतापीय ऊर्जा को देख लेते हैं। भूताप ताप ऊर्जा से जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। पृथ्वी से भी प्राप्त किया जाता है ऊर्जा, उसको भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। कभी कभी यह ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है। इसे शक्ति उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्षा में भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग खाना बनाने, नहाने, वर्षों से भूतापीय ऊर्जा का उपयोग खाना बनाने, नहाने, उसमें प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, आइसलैंड और फिलीपींस में विश्व के बड़े भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड और फिलीपींस का स्थान है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के पूगा, छत्तीसगढ़ के तातापानी में स्थित है। झारखंड के हजारीबाग शहर में लगभग 60 सूरज कुंड भूतापीय ऊर्जा का संभावित केंद्र है। 60 किलोमीटर की दूरी पर इकट्ठा प्रखंड में सूरज कुंड भूतापीय ऊर्जा के संभावित केंद्र है। तो झारखंड में भी एक केंद्र है हजारीबाग। ज्वार ऊर्जा क्या होता है? तो ज्वार ऊर्जा से भी विद्युत उत्पादन का स्रोत है। ज्वार ऊर्जा भी है ना। इसमें ज्वार भाटा की ऊर्जा को बिजली के में बदला जाता है। ज्वार ऊर्जा पैदा करने के लिए मुख्य तरीके हैं ज्वारीय बैराज एवं पन चक्कियाँ। ज्वारीय बैराज में नदी के मुहाने में एक बैराज के समय पानी इसमें बनी सुरंगों से गुजरती है, जिससे उसमें लगे टरबाइन चलने लगती है और बिजली पैदा होती है। दूसरे तरीके में समुद्र तट से परे पानी के नीचे चक्कियाँ लगाई जाती है जो ज्वारीय पानी से चलती है। इस प्रकार बिजली पैदा होती है। पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र फ्रांस में लगा था। भारत का प्रथम ज्वारीय ऊर्जा के संयंत्र गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में स्थापित है। तो ज्वार ऊर्जा भी है। ये सब क्या है? गैर परंपरागत स्रोत, यानी नया टेक्नोलॉजी है, नया तकनीक है ना। बायोगैस भी, बायोगैस क्या होता है? तो यह गैसों का मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री, मृत पौधे, जंतु का अवशेष, गोबर, रसोई अपशिष्ट आदि के विघटन द्वारा उत्पन्न होता है। यह सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा का तरह ही नवीकरणीय ऊर्जा है, माने बार बार इसको प्राप्त कर सकते हैं, है ना। यह खाना पकाने और घरेलू बायोगैस में मुख्यतः मीथेन 75% और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। यह खाना बनाने और घरेलू विद्युत उपयोग के लिए सर्वोत्तम ईंधन है। इससे ऊर्जा के साथ साथ कृषि हेतु बहुमूल्य जैविक खाद की भी प्राप्ति होती है। भारत में मवेशियों और की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। अतः यहाँ बायोगैस ऊर्जा संकट से निपटने का एक महत्वपूर्ण संसाधन। चलिए ये लास्ट थोड़ा सा है। ऊर्जा किसी न किसी रूप पर पूरी पृथ्वी पर उपलब्ध है, लेकिन इसका उत्पादन एवं मानव उपयोग हेतु सरलीकृत करना बहुत खर्चीला है। ऊर्जा का अत्यधिक दोहन ऊर्जा संकट को जन्म देता है। ऊर्जा का बुद्धिमानतापूर्वक उपयोग से ही हम ऊर्जा संकट से निजात पा सकते हैं। वास्तव में ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। तो ऊर्जा का बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, इसलिए ऊर्जा को बचाने का प्रयास करें ना, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें। तो चलिए चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका कौन सा रंग लेकर। थैंक यू।